हेलो दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो है उसके आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, प्रेसिडेंट के बारे में। तो हमने पढ़ा था उसका इम्पीचमेंट कैसे होता है, महाभियोग कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है। अब देखिए, राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्ति कैसे हो सकता है कि उसका पोस्ट खाली हो जाए। तो खाली होने का क्या क्या चीज़ें हैं, कंडीशन क्या है, इसको ध्यान। राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति निम्नलिखित में से कौन कौन सा तरीका है। तो पांच चीज़ें हैं। एक, 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त हो जाए। पहला तो ये है, उनके इस्तीफे दे दे राष्ट्रपति, या महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर, उनकी मृत्यु पर। और आखिरी वाला जो है, और वो है आपके अन्यथा उदाहरण के लिए जब वो पद धारण करने के लिए अयोग्य हो जाता है, जब उसका चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि 5वां जो है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके जो चुनाव के इलेक्शन है उसको रद्द कर दिया जाता है, तब जाके उसकी जो पोस्ट है वो खाली होगा। आगे देखिए, जब रिक्ति मौजूदा राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण होने वाली है, तो रिक्ति को भरने के लिए कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव होना चाहिए। मान लीजिए कि यदि राष्ट्रपति का पोस्ट खाली तब है जब उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो उससे पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए और नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने के बाद वो उसकी जगह लेगा। दूसरा चीज़ है, किसी भी कारण से नए राष्ट्रपति के चुनाव में देरी होने की स्थिति में निवर्तमान राष्ट्रपति तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता है। ये क्या कह रहा है कि जो पुराने वाले प्रेसिडेंट है वो तब तक रहेगा, पुराने वाले प्रेसिडेंट तब तक रहेगा जब तक कि जो नए राष्ट्रपति है वो अपने पोस्ट को ग्रहण नहीं कर लेते हैं। वो 5 साल के बाद भी रह सकता है जब तक कि नया प्रेसिडेंट आता नहीं है। दूसरा चीज़ यह है, ये संवैधानिक द्वारा अंतराल को रोकने के लिए प्रदान किया गया है, और इसका कारण जो है वो ये कहा जा सकता है कि भैया क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, और हेड ऑफ स्टेट होने के चलते इसकी पोस्ट को खाली रखना ठीक नहीं है। हेड ऑफ स्टेट है, मतलब देश का ये हेड है। आगे देखिए, अगला है कि यह संविधान द्वारा अंतराल को रोकने के लिए प्रदान किया गया है। अब देखिए, इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करने का अवसर नहीं मिलता है। यदि ऐसा कंडीशन है तो जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की जगह काम नहीं करेगा। इस वाला कंडीशन में यदि पद त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो रिक्तियां को भरने के लिए चुनाव ऐसी रिक्ति होने की तारीख से 6 महीने के भीतर होना चाहिए। और यदि किसी प्रेसिडेंट का पद जो है वो खाली हो जाता है, त्यागपत्र के चलते रिजाइन कर दिया है, या उन पे महाभियोग चला के उनको बाहर कर दिया गया हो, या उनकी मृत्यु हो गई हो, तो उस समय में 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर आपको क्या करना है, चुनाव करके उनकी रिक्तियां को भर देनी है। भाई, उनके पोस्ट को भर देना है। 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है। आगे देख, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पद पर बने रहते हैं। मतलब जब इलेक्शन होगा, नया प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, तो वो जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल तक रहेगा। जब राष्ट्रपति के इस्तीफे, निष्कासन, मृत्यु या किसी अन्य कारण से उसका पद रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। यदि ऐसा केस बने जब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट खुद रिजाइन कर दे या मृत्यु हो जाए उसकी, ऐसी परिस्थिति में जो राष्ट्रपति का जगह जब तक कि चुनाव ना हो, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट लेता है। वाइस प्रेसिडेंट यही लेता है। आगे देखिए, इसके अलावा जब मौजूदा राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमार या किसी अन्य कारण से अपने कार्य को निर्वहन करने में असमर्थ होता है, यदि ऐसा चीज़ हो जाए, जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति हो, बीमार हो जाए या किसी और कारणवश अपने पोस्ट पर नहीं रहता है, तब उसके बदले उपराष्ट्रपति, जब तक कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल को फिर से शुरू ना कर दे, किसी ऐसा जरूरी काम से जो राष्ट्रपति या तो देश से बाहर हो या बीमार चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाती है, और उस समय जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पर काम करता है। आगे देखिए,
यदि उपराष्ट्रपति का कार्यालय रिक्त है, मान लीजिए कि ऐसा है कि प्रेसिडेंट भी नहीं है और उपराष्ट्रपति नहीं है, तब इस दिशा में कौन होगा, तो मुख्य न्यायाधीश कार्य को संभालेगा। तो उपलब्ध सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायालय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति कार्य का निर्वहन करता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, देख लो, यदि प्रेसिडेंट नहीं है, ऐसे देखा जाए तो, ऐसा देखा जाए तो कहा जा सकता है कि यदि प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, तो उसके बदले कौन करेगा कार्य, तो उसके बदले करेगा वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। और यदि ये भी नहीं है तो सीजीआई करेगा, और यदि सीजीआई भी नहीं है तो सीनियर जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, सीनियर जज जो कि सीजीआई बनने की परिस्थिति में है, वो उसके पोस्ट पे रहता है। ये है आपका रैंक। प्रेसिडेंट के बदले वाइस प्रेसिडेंट, यदि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सीजीआई रहेगा, और सीजीआई भी नहीं है तो सीनियर जो जज होगा जो उसके पोस्ट पर धारण कर सकता है। कानून ये कहता है दोस्तों, कानून यही कहता है। आगे देखिए, जब कोई व्यक्ति यानी उपराष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, तो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कर रहा है, तो राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और छूट प्राप्त है वो संसद द्वारा निर्धारित ऐसी उपलब्धियों, बतों और विशेषाधिकार का हक है। देखो, कहने का मतलब है कि यदि ऐसा कंडीशन बनता है कि प्रेसिडेंट ना रहा, और प्रेसिडेंट ना रहने का बहुत सारे कारण हैं, यदि उसकी मृत्यु हो जाए या वो देश से बाहर है या कुछ भी ऐसा कारण, तो उपराष्ट्रपति यदि उसका जगह लेता है तो उसके पास सारे वो शक्तियाँ होगी जो राष्ट्रपति का होगा और साथ में जो सैलरी होगा वो भी सेम होगा जो राष्ट्रपति का होगा। अब देखिए, अब लाभ के पद के बारे में संविधान का क्या कहना है। लाभ का पद शब्द का भारत में संविधान में कहीं भी वर्णन या परिभाषित नहीं किया गया है। यदि ऐसा परिभाषित नहीं किया गया है तो लाभ का पद होता क्या है, लाभ का पद क्या होता है, इसके बारे में भी जानना है। लाभ का पद वैसे देखा जाए तो संविधान के 102 191 जो आर्टिकल है वो लाभ के पद की बात करता है, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस की बात करता है। हालांकि ये परिभाषित नहीं करते हैं कि लाभ पद का क्या मतलब है, उसके बावजूद भी परिभाषित नहीं किया गया है कि लाभ के पद का क्या मतलब है। वैसे लाभ के पद का अवधारणा इंग्लैंड में विकसित हुई है और इसे अंग्रेजी अधिनियम 1701 में पाया गया है, इसलिए एक भारतीय नौचार नहीं है। ऐसे कहा जाएगा कि ये जो लाभ के पद का मामला है ये इंग्लैंड से निकला हुआ मामला है और इंग्लैंड में हुआ करता था, तो इसको भारतीय नहीं माना जाएगा। किसी सांसद की आयोग को वैधता मामला दर मामला आधार पर तय की जाती है और ये लाभ के पद पर संयुक्त समिति द्वारा तय की जाती है, जिसमें लोकसभा के 10 सदस्य और राज्यसभा के 5 सदस्य शामिल हैं। कोई आपसे पूछे कि लाभ के पद पर इसका फैसला कौन करेगा, तो ज्वाइंट कमेटी करती है दोस्तों, ज्वाइंट कमेटी करती है, ज्वाइंट कमेटी करती है। और ज्वाइंट कमेटी में कौन कौन होता है, तो 10 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा के और लोकसभा के और 5 मेंबर राज्यसभा का होते हैं। 10 मेंबर लोकसभा के और 5 मेंबर राज्यसभा के। समिति निर्धारित करने के लिए विभिन्न सरकारी नियुक्त अधिकारी की जांच करती है क्या यह लाभ के पद के अंतर्गत आता है। तो ज्वाइंट कमेटी जो है वो लाभ के पद को क्या करती है, निर्धारित करती है कि जो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है वो लाभ के पद पर बैठा है कि नहीं। वो 15 मेंबर की कमेटी होती है जिसमें 10 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 5 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। आगे देखिए, आप लाभ के पद को कैसे परिभाषित करते हैं, लाभ के पद को कैसे परिभाषित किया जाएगा। लाभ के पद का मतलब, लाभ के पद का मतलब एक ऐसा पद जो धारण करने वाले व्यक्ति को कुछ वित्तीय लाभ या फायदा पहुंचाता है। लाभ के पद का मतलब है ऐसा पद जहां पर वित्तीय लाभ हो रहा हो, आर्थिक लाभ हो रहा हो, पैसे का लाभ हो रहा है,
ये केंद्र राज्य सरकार के अधीन एक पद की संदर्भित करता है। वेतन, भत्ते और अन्य लाभ है। प्रयुक्त कथन संविधान और न्यायपालिका द्वारा लाभ के पद की व्याख्या है। यही चीजें संविधान में बोला गया है दोस्तों। यह निर्धारित करने के लिए कि 4 व्यापक सिद्धांत विकसित किए गए हैं, कोई पद संवैधानिक आयोग को आकर्षित करता है या नहीं करता है। अब देखिए कौन कौन सा सिद्धांत है जो लाभ के पद के को परिभाषित करता है। क्या सरकार नियुक्ति, निष्कासन और कार्यकाल के कार्यों को निष्पादन पर नियंत्रण रखती है? क्या कार्यालय में कोई पारिश्रमिक जुड़ा हुआ है? क्या जिस निकाय में कार्यालय है उसके पास धन जारी करने, भूमि आवंटन, लाइसेंस देने आदि की सरकारी शक्तियां है? क्या कार्यालय धारकों की शरण के माध्यम से प्रभावित करने में सक्षम है? आगे देखिए कार्यकारी शक्तियां। प्रेसिडेंट की कार्यकारी शक्तियां क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है कार्यकारी शक्तियां। तो भारत सरकार के सभी कार्यकारी और औपचारिक रूप से उनके नाम पर ही की जाती है। मतलब भारत सरकार के जितना भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के ही नाम पर किया जाता है। वह आदेश और अन्य तरीके के निर्दिष्ट करते हुए नियम बना सकता है। वो कानून भी बना सकता है जिसे कैसे लागू किया जाए। उनके बाद उनके नाम पर बनाए गए, निष्पादित किए गए उपकरणों को प्रमाणित किया जाएगा। आगे देखिए, वह केंद्र सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक लेन देन और मंत्रियों के बीच उक्त कामकाज के आवंटन के लिए नियम बना सकता है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां है कि वो केंद्र सरकार के कामकाज के लिए जो सुविधाएं जितना हो सके उसके लिए वो अपना एक नया नियम बना सकता है। वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री और जो बाकी के मिनिस्टर है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। वे उसकी इच्छा अनुसार पद पर बने रहते हैं और जो बने रहते हैं वो इच्छा किसकी? तो प्रेसिडेंट की इच्छा अनुसार बने रहते हैं। आगे देखिए, वो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है और उसके पारिश्रमिक निर्धारित करता है। तो भाई भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। और प्रेसिडेंट कब तक? तो अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति की मर्जी तक पद धारण करता है। राष्ट्रपति की जब तक उसकी मर्जी होगी तभी तक अटॉर्नी जनरल जो होगा वो अपनी पद को धारण करे रखेगा। ये नियुक्ति करता है कि और इसके अलावा किस किस की नियुक्ति करता है? तो भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षक का कैग, CAG कैग का भी करता है। आगे देखिए और किसका करता है? इसके अलावा मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य, राज्यों के राज्यपाल और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। तो कैग का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। जो मुख्य चुनाव आयोग है उसका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। जितने भी उसके अलावा चुनाव आयोग है उनकी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। संघ लोक सेवा के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी भी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। उसके सदस्य की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। राज्यों के जितने भी राज्यपाल है उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है और वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करता है भैया। आगे देखिए, राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो सेम बातें हैं। प्रधानमंत्री को, अन्य मंत्री को, अटॉर्नी जनरल को, कैग, मुख्य चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा, राज्य के राज्यपाल, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, वित्त आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भाषाई अल्पसंख्यक है जब हम उनके भी अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। वो प्रधानमंत्री के संघ के मामले में प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित कोई भी जानकारी मांग सकता है। प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति है कि प्रधानमंत्री से कह सकता है कि भाई क्या क्या काम कर रहे हो जरा हमको बताओ। ये प्रेसिडेंट की पावर है, कार्यकारी शक्ति है इसकी। वो प्रधानमंत्री से किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर रहा है जिस पर किसी भी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो। वह SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है। प्रेसिडेंट की शक्ति यह भी है कि SC, ST और OBC की उनकी स्थितियों के जांच करने के लिए एक आयोग की घोषणा कर सकता है कि भैया क्या चल रहा है उनकी स्थिति। वह केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। केंद्र और राज्य के रिलेशन को समझने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए क्या, तो वो एक राज्य, अंतर्राष्ट्रीय, इंटर स्टेट
पर काउंसिल का भी गठन कर सकता है। राष्ट्रपति की यह शक्ति है भैया। आगे देखिए 17वां, इसके अलावा वे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से सीधे केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासन करता है। जितने भी यूटी है, तो यूटी में जो केंद्र शासित राज्य है उसका प्रशासन सीधे प्रेसिडेंट द्वारा, वहाँ पर जो आईएएस बैठे होते हैं जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, उनके द्वारा कराता है। वो प्रेसिडेंट के अधीन ही होता है। वह किसी भी क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और उनके पास अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन के संबंध में शक्तियाँ हैं। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये भी शक्ति दी गई है किसके अंदर? तो प्रेसिडेंट के अंदर। अब देखिए इसकी विधायी शक्तियाँ भी है भाई। इसकी विधायी शक्तियाँ क्या क्या है इसको ध्यान से देखिए। वे संसद को बुला सकता है या स्थगित कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। तो संसद को भी बुला सकता है या उसको स्थगित कर सकता है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति है प्रेसिडेंट में। वह संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुला सकता है। जब उसको ऐसा लगेगा कि भैया सदन के दोनों सदन को संसद के संयुक्त बैठक की जरूरत पड़े तो वो भी प्रेसिडेंट कर लेगा। आगे देखिए उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन जो ज्वाइंट सेशन बैठती है तो ज्वाइंट सेशन की जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है हरदम। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित करता है। तो हर चुनाव से के बाद और हर सत्र के पहले प्रत्येक वर्ष क्या करता है? तो संसद को संबोधित करता है। यह भी शक्ति दी गई है इसके अंदर। यह भी शक्ति दी गई है इसके अंदर। आगे देखिए वह संसद के सदनों को संदेश भेज सकता है, चाहे वह किसी भी विधेयक के संबंध में हो। वह यह भी कर सकता है कि कोई बिल के बारे में वो संदेश भेज सकता है कि आप ये करें, गाइड कर सकता है ऐसा करने का उसके पास शक्ति है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की पद रिक्त होने पर इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए लोकसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त करे। ये भी उसकी शक्ति है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की पद जो पोस्ट है वो रिक्त हो जाए तो उसकी कार्रवाई को में बाधा ना आए, इसके लिए वो लोकसभा के जो किसी भी मेंबर को वो नियुक्त कर देता है प्रेसिडेंट। सभापति और उपसभापति दोनों के पद रिक्त होने पर राज्यसभा के किसी भी सदस्य को इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है। कहने का मतलब है कि सभापति जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है और उसके बाद जो उपसभापति भी नहीं है तो राज्यसभा में भी सेम काम ये कर सकते हैं कि किसी भी मेंबर को अध्यक्ष बनने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। यह भी काम है उनको। आगे देखिए वह चुनाव आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेता है। वह चुनाव आयोग से एडवाइस लेकर संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेता है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति संसद में आयोग घोषित किया जाए तो वो चुनाव आयोग के साथ एडवाइस लेकर उस पर निर्णय ले सकता है कि वो आयोग घोषित किया जाए कि नहीं किया जाए। संसद में कुछ प्रकार के विधेयक पेश करने के लिए उनकी पूर्व अनुशंसा और अनुमति की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे बिल है जो कि प्रेसिडेंट के बिना अनुमति से उसको पेश ही नहीं किया जाता है संसद में। जैसे राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हेतु विधेयक, संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो यह कर सकता है। अब देखो भाई, जैसे कि राज्य की सीमाओं को परिवर्तन करना हो, 1 से 4 तक आर्टिकल जितने भी है उसमें जितना भी परिवर्तन करना हो, राज्य के नाम चेंज करना हो, राज्य की बाउंड्री चेंज करनी हो और एक राज्य को तोड़ के दूसरा राज्य बनानी हो, तो उसमें प्रेसिडेंट की पहले से अनुमति होना जरूरी है। और यदि राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है
तो उसके पास तीन चीज़ें होती है, तीन शक्तियाँ होती है। वो तीन शक्तियाँ क्या है? तो या तो वो विधायक पर अपनी सहमति दे दे, या विधेयक पर अपनी सहमति रोके, या विधायक को यदि वो धन विधेयक नहीं है तो संसद को पुनः विचार हेतु लौटा दे। यदि कोई संसद से पास बिल होके प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट साहब के पास ये तीन शक्तियां मौजूद है। या वो तो एसेंट दे दे बिल को, या अपनी सहमति को खारिज रिजेक्ट कर दे, ये दे दे एसेंट बिल, या रिजेक्ट कर दे बिल को, या आखिरी में रिटर्न कर दे बिल को, लौटा दे कि भैया फिर से वापस तुम देखो, विचार करो, इसमें कुछ त्रुटियां है उसको खत्म करो। ये काम भी हमारे प्रेसिडेंट साहब का है भारत में। आगे देखिए, हालांकि यदि विधेयक संशोधन के साथ बिना संशोधन के संसद द्वारा फिर से पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति को विधेयक पर अपने सहमति देनी होगी। कहने का मतलब है, लेकिन ऐसा उनकी शक्तियां भी बहुत कम हैं। यदि ऐसी उन्होंने बिल को रिटर्न किया और संसद ने वापस उसको बिना संशोधन भी प्रेसिडेंट को वापस भेज दिया तो प्रेसिडेंट को उसमें एसेंट देना अनिवार्य हो जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्तियां, जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर विचार करते हैं। देखो भैया, इसी के चक्कर में अभी नया नया कंसेप्ट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है। तो यदि राज्यपाल रखे राष्ट्रपति के लिए कोई ऐसा बिल हो जो उसको लगता है कि इसको राष्ट्रपति को देना चाहिए, वो उस बिल में या तो एसेंट दे, या रिजेक्ट कर दे, या रिटर्न कर दे, तो ऐसे मामलों में राष्ट्रपति के पास क्या क्या है शक्तियां? तो एक है विधेयक पर अपनी सहमति दे, या विधेयक पर अपनी सहमति रोक दे, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है राज्यपाल को राज्य के पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाने का निर्देश दे दे। यहां यह ध्यान दिया जाना कि राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना अनिवार्य नहीं है, भले ही विधायक विधानमंडल द्वारा फिर से पारित किया गया हो, उसके विचार के लिए फिर उसके पास भेजा गया हो। देखो भाई, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था इसी के ऊपर, थोड़ा सा समझा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक अब भी जजमेंट आया, 201 की कहानी है ये आर्टिकल का। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि देखो भाई, जो शक्तियां है राज्यपाल द्वारा बिल पहुंचाना तुम्हारे पास, जो अनंत काल के लिए तुम रख लेते हो, उस शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया 3 मंथ का समय दिया जाता है, 3 मंथ में आप डिसाइड कर लो कि आपको उस बिल का क्या करना है। लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति की शक्तियों को छीनने की प्रयास कर रहा है। जो सेपरेशन ऑफ पावर की सिद्धांत है 50 में उसको खत्म करने की चाहत में है। तो इस पर एक बहुत बड़ा वीडियो भी बनाया था, उसको देखना अच्छा लगेगा। कहने का मतलब है, पहले तो ये डिफाइन नहीं था, समय सीमा नहीं था कि राष्ट्रपति कितने दिन पर यह काम करेगा, लेकिन अब समय सीमा डिफाइन कर दी गई है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राष्ट्रपति कम से कम 3 महीना के अंदर बता दे अपना निर्णय कि आपका निर्णय क्या है। यदि आप नहीं बता सकते हो तो कम से कम ये बता दो, कारण बता दो कि आपने कौन सी कारण के चलते ये आपको रोकना पड़ा, या उस पर आप विचार नहीं कर रहे हो। ये भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर वाला मामला है तो इसके एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अभी जो चीजें हैं उसको हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए, अब राष्ट्रपति के पास कुछ विधायक शक्तियां भी है दोस्तों। राष्ट्रपति के पास कुछ विधायक शक्तियां, वो विधायक शक्तियां किस तरह से है? तो राष्ट्रपति एक अनुच्छेद 123 में जब संसद सत्र नहीं चल रहा है तब वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में है, और यह तब होगा जब संसद चल नहीं रहा है। संसद ना चलने हेतु मतलब लोकसभा और राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा नहीं चल रहा हो, राज्यसभा चल रहा है। मतलब एक भी सदन चल रहा है, दूसरा सदन नहीं चल रहा है। इन केस में यदि प्रेसिडेंट को लगता है कि एक बिल लाने की जरूरत है तो उस केस में अध्यादेश जारी कर देता है, और यह शक्ति अनुच्छेद 123 में दिया गया है। किसको? तो प्रेसिडेंट को दिया गया है दोस्तों। आगे देखिए,
इन अध्यादेश को संसद को पुनः बैठक में संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो 6 मंथ के अंदर में, 6 मंथ के अंदर में क्या करना चाहिए, तो संसद को उस बिल को या तो पास कर दे या रिजेक्ट कर दे। वह किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। यह भी उस प्रेसिडेंट के पास शक्ति है, तो वो जब चाहे अध्यादेश को क्या कर सकता है, उसको वापस ले सकता है। वह नियंत्रण और महालेख परीक्षक संघ लेख सेवा और वित्त आयोग अन्य रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। कहने का मतलब है कि कैग की रिपोर्ट हो या संघ लोक सेवा का रिपोर्ट हो या वित्त आयोग का रिपोर्ट है या कोई अन्य रिपोर्ट हो, वो संसद के पास रखने की क्षमता या संसद के पास जो रखता है वो कौन है, तो वो केवल प्रेसिडेंट है। वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और दमन दीव की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है। तो जितने यूटी है भैया, ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर, नगर हवेली, इसके लिए वो चाहे तो कानून बना सकता है। प्रेसिडेंट की इतनी शक्तियां दी गई है विधायकी शक्तियां में। अब आगे देखिए वित्तीय शक्तियां, तो कुछ शक्तियां इसको वित्तीय शक्ति भी मिला है। वो क्या है, तो धन विधेयक केवल उसकी पूर्व अनुशंसा से ही संसद में पेश किया जा सकता है। देखो वित्तीय शक्ति में जो धन विधेयक है वो पहले अनुमति लेना पड़ता है प्रेसिडेंट का, तभी संसद में जाता है। यह संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात केंद्रीय बजट रखवाता है और यह प्रेसिडेंट का ही काम है भैया। आगे देखिए 20 क्या कहता है, उनकी अनुशंसा के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है। वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि ले सकता है। कहने का मतलब होता है कि 3 तरह का फंड है, एक कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और एक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो भैया कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से जब भी जरूरत पड़े, अब संसद को पैसा चाहिए होता है, तो वो प्रेसिडेंट की अनुमति से ही उसको मिलता है। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा निकलता है वो संसद की मंजूरी जरूरी होती है। वो प्रत्येक वर्ष के बाद सिफारिश हेतु एक वित्त आयोग का गठन करता है हर 5 साल पे कि क्या सुधार होना चाहिए, वित्तीय सुधार, उसके लिए एक आयोग का गठन प्रेसिडेंट ही करता है दोस्तों। अब देखो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण, कि केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व का वितरण कैसे होगा, उसकी भी शक्ति प्रेसिडेंट में दी गई है। अब प्रेसिडेंट के पास कुछ न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई है। न्यायिक शक्ति का मतलब है जुडिशरी की शक्तियां है। वो किस तरह से जुडिशरी की शक्तियां है, तो उसको भी देखते हैं। न्यायिक शक्तियां, तो वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट का एक सबसे प्रेसिडेंट का सबसे एक बड़ी पावर है कि वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कहने का मतलब ये है कि पहले भाई अपॉइंटमेंट तो कॉलेजियम सिस्टम से ही होता है उसका, और लेकिन प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। ये कानून तथा तथ्य के किसी भी प्रश्न और सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। दूसरा चीज है, जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय से एडवाइस लेना चाहिए, उस केस में वो सर्वोच्च न्यायालय से एडवाइस ले सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस है वो जरूरी नहीं है कि उसको क्या करे, वो उस पर बाउंड है, बाउंड। आगे देखिए क्षमा करने की शक्ति 72 में उसको क्षमा करने की शक्ति भी उपलब्ध है। कौन सी क्षमा करने की शक्ति, तो भैया 72 अनुच्छेद में क्षमा करने की, पार्डन की शक्ति दी गई है। वह किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा कर सकता है, सजा से राहत दे सकता है या कम कर सकता है, या उसकी सजा को निलंबित या कम कर सकता है। देखो भैया जो शक्ति दी गई है सुप्रीम कोर्ट का, वो शक्ति क्या है कि 72 में पार्डन की शक्ति है। और वो भी जो क्षमा याचना की शक्ति है वो किस किस के लिए दे सकता है, तो उन सभी मामलों में जहां सजा कोर्ट मार्शल द्वारा की गई हो या उन मामलों में जो सजा केंद्रीय कानून के खिलाफ अपराध के लिए हो, ये दोनों के लिए क्षमा करने की शक्ति प्रेसिडेंट में पाया जाता है। किसमें, तो प्रेसिडेंट में पाया जाता है बच्चों।
उन सभी मामलों में जहां सजा मौत की सजा है, तो देखो सजा करने क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल में भी मौजूद है और प्रेसिडेंट में भी मौजूद है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो राज्यपाल में नहीं है वो कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई जो सजा है वो राज्यपाल उसकी माफी नहीं दे सकता है, और सजाए मौत है उसकी भी माफी राज्यपाल नहीं दे सकता है। यह शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति में मौजूद है। आगे देखिए, कूटनीतिक शक्ति भी है। कूटनीतिक शक्ति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते पर राष्ट्रपति की ओर से बातचीत और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, हालांकि वह संसद की मंजूरी के अधीन है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत के प्रतिनिधित्व करता है और राजदूत, उच्चायुक्त आदि जैसे राजनयिकों को भेजता और प्राप्त करता है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक शक्ति है। कूटनीतिक शक्ति में क्या क्या है? तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन जितना भी होता है वो सारे के सारे समझौता होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है, और लेकिन वो संसद के मंजूरी के अधीन है। लेकिन संसद की मंजूरी लेना जरूरी है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत के प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब है सील एंड मोहर जिसकी लगती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो एग्रीमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट का होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट भारत के हेड ऑफ स्टेट है दोस्तों, हेड ऑफ स्टेट है। आगे देखो, सैन्य शक्ति, वो भारत की रक्षा सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर है। तो राष्ट्रपति जो है हमारा, वो भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। उस क्षमता में वो थल सेना, नौसेना, वायुसेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह संसद की मंजूरी के अधीन युद्ध की घोषणा कर सकता है या शांति स्थापित कर सकता है। कहने का मतलब है कि भले वो अनुच्छेद 74 से मंत्रिपरिषद के सलाह के लिए बाध्य है, उसके बावजूद भी वो युद्ध का घोषणा जो है वो प्रेसिडेंट कर सकता है। किसकी सलाह पर? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब देखो, इसके कुछ शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी की भी शक्ति प्रेसिडेंट में मौजूद है। तो कितने प्रकार की इमरजेंसी है दोस्तों? 3 प्रकार की इमरजेंसी है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद, दूसरा राष्ट्रपति शासन 356 जो 365 से लागू होता है, और वित्तीय आपातकाल जो 360 है। आगे देखिए, अब राष्ट्रपति के पास कुछ महत्वपूर्ण 3 शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास कुछ महत्वपूर्ण 3 शक्तियां हैं। वो कौन कौन सा है? तो वीटो की शक्ति है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति के अंदर वीटो की शक्ति है। दूसरा, अध्यादेश बनाने की शक्ति 123 से है, और क्षमा शक्ति जो है 72 से है। 3 महत्वपूर्ण शक्ति जो प्रेसिडेंट में दिया गया है दोस्तों, पहला वीटो की शक्ति दिया गया है, दूसरा अध्यादेश लगाने की शक्ति है, और तीसरा क्षमा याचना की शक्ति जो अनुच्छेद 72 में है वो राष्ट्रपति की शक्ति है। अब एक एक करके देखें। पहले राष्ट्रपति के वीटो की शक्ति, ये क्या कहता है भाई? संसद द्वारा पारित किसी विधेयक तभी अधिनियम बन सकता है जब उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए। संसद द्वारा जो विधेयक बिल पास होता है वो विधेयक और बिल के रूप में तभी होगा जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए, ये संविधान कहता है। जब ऐसा कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उनके पास 3 विकल्प होता है। यदि ऐसा बिल जो संसद द्वारा पारित किया गया हो और उस पारित करने के बाद उसको राष्ट्रपति को भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प है। कौन कौन सा? पहला, वो विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है। एक तो वो एसेंट दे सकता है बिल को, दूसरा वो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है या उस बिल को विदहोल्ड कर सकता है, उसको लंबा पीरियड के लिए अपने पास रख सकता है, या तीसरा वो विधेयक को यदि वो धन विधेयक नहीं है तो संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। कहने का मतलब यदि कोई धन विधेयक नहीं है, क्योंकि धन विधेयक पहले ही अनुमति चाहिए होती है। किसकी अनुमति? प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए होती है, तभी वो संसद में जाता है। तो 3 शक्तियां मौजूद है प्रेसिडेंट के पास। कोई बिल उसके पास जाए तो या तो बिल की सहमति दे दे, या बिल को विथहोल्ड कर दे लंबा पीरियड के लिए, या पुनः विचार करने के लिए, रिकंसिडरेशन करने के लिए वापस संसद में भेज दे। ये शक्ति जो मौजूद है वो किसके पास से मौजूद है? तो केवल एंड केवल प्रेसिडेंट के पास है। हालांकि यदि विधेयक को संसद द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के दोबारा पारित किया जाता है तो फिर से राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। कहने का मतलब यह है कि यदि ऐसा होता है
वो रिटर्न करता है बिल को किसके पास, तो संसद के पास, और संसद उसको बिना संशोधन करे हुए फिर वापस प्रेसिडेंट को भेज देता है। तो अब प्रेसिडेंट को उसकी सहमति देना अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है। इस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है, अर्थात उस विधेयकों पर अपनी सहमति रोक सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य दो प्रकार का है। जो राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है उसका उद्देश्य दो प्रकार का है। जो रिटर्न करता है बिल को, वो क्या क्या, संसद द्वारा जल्दबाजी और गलत विचार वाले कानून को रोकने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि संसद गलत विधेयक लेकर आया हो या जल्दबाजी में आया हो, तो उसको रोकने के लिए ये शक्ति दी गई है प्रेसिडेंट में। दूसरा, ऐसे कानून को रोकने के लिए जो असंवैधानिक हो सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो बनाने जा रही है, हो सकता है उसको भी रोका जा सके। आगे देखिए, आधुनिक राज्य में कार्यपालिका द्वारा प्राप्त वीटो शक्ति को निम्नलिखित 4 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए, जो कार्यपालिका के द्वारा मतलब प्रेसिडेंट द्वारा वीटो की शक्ति है, इस वीटो की शक्ति को 4 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। तो कौन कौन सी शक्ति होती है, तो पहला होता है पूर्ण शक्ति, जिसको एब्सोल्यूट पावर बोला जाता है, अर्थात विधायक द्वारा पारित विधेयक पर सहमति रोकना। ये क्या कर देता है कि विधायक द्वारा जो पारित बिल है उस पर वो रोक लगा देता है, अपनी सहमति ही पेश नहीं करेगा, सहमति ही पेश नहीं करेगा। इसको बोला जाता है पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा, क्वालिफाइड योग्य वीटो, जिसे विधायक द्वारा अधिक बहुमत के साथ खारिज किया जा सकता है। दूसरा होता है क्वालिफाइड वीटो, योग्य वीटो। इसमें क्या होता है कि यदि रिटर्न करता है बिल कौन, प्रेसिडेंट संसद को, तो संसद क्या कर सकता है कि पहले 1/3 मेजोरिटी के साथ यदि पास हुआ है तो वो 2/3 मेजोरिटी से पास करके वापस भेज देगा, तो उसमें प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? और तीसरा है निलंबित वीटो, जिसे विधायक द्वारा साधारण बहुमत से रद्द किया जा सकता है। कहने का मतलब है तीसरा शक्ति जो प्रेसिडेंट के पास है, निलंबित वीटो। और आखिरी जो है चौथा, वो शक्ति दी गई है पॉकेट वीटो, अर्थात विधायक द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्रवाई ना करे, अनंत काल तक विधेयक को रोक ले, ये पॉकेट वीटो है। और यही पॉकेट वीटो ये खासकर राज्यपाल द्वारा जो बिल प्रेसिडेंट को भेजा जाता है उसी में प्रयोग प्रेसिडेंट करता है। अब देखो, जो ये 4 वीटो पावर है, इस 4 वीटो पावर में भारत के राष्ट्रपति के पास केवल 3 वीटो पावर है। कौन कौन सा? तो 3 में है, पहला पूर्ण वीटो, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो। 3 ही वीटो भारत के राष्ट्रपति में पाया जाता है, और 4 वीटो जो है वह यूएसए के मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट में पाया जाता है। योग्य वीटो भारत में नहीं चलता है। कहने का मतलब है कि संसद के पास ये शक्ति नहीं है कि 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा यदि प्रेसिडेंट के विचार को या उसकी निर्णय को पलटना है तो संसद उससे ज़्यादा बहुमत से पारित करके वो कर दे। ये शक्ति हमारे यहाँ पर नहीं है, भारत में नहीं है, और ये प्रेसिडेंट के पास नहीं है। और ये जो क्वालिफाइड वीटो चलता है, ये कहाँ पर चलता है? तो अमेरिका में चलता है, भारत में नहीं चलता है दोस्तों। अब एक एक करके वीटो पावर को समझते हैं। वीटो पावर है क्या? यह संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति रोकने की राष्ट्रपति की शक्ति को संदर्भित करता है। इसके बाद विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता। आमतौर पर इस वीटो का प्रयोग निम्नलिखित 2 मामलों में किया जाता है। पूर्ण वीटो क्या होता है कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति रोकने की राष्ट्रपति की शक्ति को संदर्भित करता है। कहने का मतलब है कि इसको विथहोल्ड कर लेगा। राष्ट्रपति जो है इस पर निर्णय ही नहीं देगा, उसको रोक लेगा, मतलब बिल को ही अपने पास रोक लेगा। और ये क्या होगा, कुछ दिनों बाद ये समाप्त हो जाएगा। और खास तौर पर ये प्रेसिडेंट तब करता है जब प्राइवेट बिल हो, निजी सदस्य के विधेयक के संबंध में। निजी, प्राइवेट और पब्लिक बिल में क्या फर्क है? यदि पब्लिक बिल जो होता है वो किसी न किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है, वहीं जो निजी सदस्य के बिल होते हैं वो संसद के ही कोई और मेंबर जो कि मंत्री नहीं है, सरकार में नहीं है, या सरकार के साथ भी हो लेकिन वो मंत्री नहीं है, वो बिल लेकर आता है तो उसको निजी सदस्यों के विधायक बोला जाता है, भाई प्राइवेट बिल बोला जाता है। तो प्राइवेट बिल में ही पूर्ण वीटो का प्रयोग करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है भाई।
आगे देखिए, सरकारी विधेयकों के संबंध में जब कैबिनेट इस्तीफा दे देती है बिल पारित होने के बाद, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति से पहले, और नई कैबिनेट राष्ट्रपति के ऐसी विधेयकों पर सहमति न देने की सलाह देती है। कहने का मतलब है कि कोई विधायक गया प्रेसिडेंट के पास और लोकसभा इलेक्शन हो गया, नई सरकार बनी और नई सरकार ने कहा कि प्रभु इसको पास मत करवाइए, इस केस में भी वो कौन सा शक्ति का प्रयोग करता है? तो इसी शक्ति का प्रयोग करता है। अब देखिए, पॉकेट वीटो और पूर्ण वीटो के बीच में अंतर क्या होता है? पॉकेट वीटो और पूर्ण वीटो के बीच में अंतर ध्यान से देखिएगा। किसी सरकारी विधेयक के मामले में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां किसी विधेयक को पारित होने के बाद और राष्ट्रपति द्वारा उस पर सहमति जताने के बाद मंत्रालय इस्तीफा दे देता है और संसद में बहुमत के साथ अगला मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सलाह देता है कि विधेयक को विरुद्ध अपना वीटो शक्ति का प्रयोग करे। ऐसी आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करना संवैधानिक होगा, भले ही विधेयक संसद द्वारा विधिवत पारित हो गया हो। तो कहने का मतलब है कि जब राष्ट्रपति को, वैसे ही जो सेम कंडीशन हमने पहले बताया था कि नई सरकार का गठन होता है और सरकार नहीं मना कर देती है कि भाई इस बिल को ना पारित किया जाए, उस केस में राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। अब ये जो चीजें हैं, ठीक है, आगे देखिए। अगला जो इसकी शक्ति है वो है निलंबनात्मक वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब किसी विधेयक को संसद में पुनः विचार के लिए लौटाया जाता है। मतलब संसद ने कोई बिल पास किया और वापस राष्ट्रपति ने उसको लौटा दिया इस बात को कि भैया इसमें संशोधन करो। हालांकि यदि विधेयक को संसद द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के दोबारा पारित किया जाता है या फिर से राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर अपना सहमति देना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब सिंपल सी है भैया कि एक बार ही राष्ट्रपति उसको संसद में लौटा सकता है, दूसरी बार नहीं। दूसरी बार उसको क्या करना पड़ेगा? एसेंट देना ही देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के वीटो को उसी सामान्य बहुमत और संयुक्त राज्य अमेरिका में आवश्यक उच्च बहुमत नहीं द्वारा विधेयक दोबारा पारित होने के रद्द किया जाता है। आगे देखो, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वो किसी विधेयक को संसद में पुनः विचार के लिए लौटाते हैं। यदि विधेयक संसद द्वारा दोबारा पारित हो जाता है तो दोबारा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर अपना सहमति देना अनिवार्य है। यही चीजें बताया जा रहा है कब से? इसका मतलब यह है कि समान बहुमत से अधिक को दोबारा पारित करने से राष्ट्रपति का वीटो खत्म हो जाता है। अब देखो फर्क क्या है यहाँ पर और वहाँ पे, कि यदि ये रिटर्न कर देता है बिल संसद को तो संसद सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी पास करेगी, तो उसको अब जरूरी हो जाता है उसको क्या करना? आपको एसेंट देना। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास यदि ऐसा करना हो तो आपको शक्ति उससे ज़्यादा चाहिए। मतलब पहले यदि सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ है वो बिल तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसको वापस बिल को पास करने के लिए। आगे देखिए, राष्ट्रपति तो या धन विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है या धन विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है। देखो भाई, राष्ट्रपति तो ऑलरेडी रिकंसिडरेशन करता है, मतलब पहले उसकी सहमति से ही संसद में बिल जाता है। वह इस संसद के पुनः विचार हेतु वापस नहीं कर सकता है और यही कारण है कि वो रिटर्न नहीं करता है बिल को। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास ये वीटो पावर नहीं है। और ये वीटो पावर क्यों नहीं है रिटर्न करने की? क्योंकि जो मनी बिल है वो मनी बिल राष्ट्रपति के सहमति से ही संसद में जाता है। यदि राष्ट्रपति के सहमति से ही संसद में जाता है तो संसद के पास ये शक्ति बचता नहीं है कि बिल को वापस रिटर्न करे। कहाँ? संसद में। राष्ट्रपति या तो धन विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है या धन विधेयक पर सहमति रोक सकता है, लेकिन इसे संसद में पुनः विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। ये शक्ति उसके पास नहीं है। किसके? मनी बिल के मामले में आमतौर पर राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी सहमति दे देता है क्योंकि उनके पूरा अनुमति से ही संसद में पेश की गई हो। तो अब देखो आखिरी जो है वो पॉकेट वीटो है। और पॉकेट वीटो क्या कहता है दोस्तों? इस मामले में राष्ट्रपति ना
तो विधेयक की पुष्टि करता है, न अस्वीकार करता है, न ही वापस करता है, बल्कि विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देता है। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि कोई निर्णय ही नहीं देगा राष्ट्रपति, कोई भी निर्णय नहीं देता और उसको रख लेता है अनलिमिटेड पीरियड तक, अनंत काल तक उसको रख लेता है। और विधेयक पर कोई कार्रवाई सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति को पॉकेट वीटो के रूप में जाना जाता है। या ना बोलता है ना हाँ बोलता है, चुपचाप बिल को रखे रहता है, उसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। राष्ट्रपति इस वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है क्योंकि संविधान कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता जिसके भीतर उन्हें अपनी सहमति के लिए प्रस्तुत विधेयक के संबंध में निर्णय लेना हो। यही सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में डाल दिया था, लेकिन संविधान इसका उल्लेख नहीं करता है कि कितना दिन चाहिए राष्ट्रपति की अपनी निर्णय को देने के लिए। आगे देखिए, दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस करना होता है। इसलिए यह टिप्पणी की गई है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिका राष्ट्रपति की तुलना से बड़ी है भाई। लेकिन अमेरिका में क्या है कि 10 दिन के ही टाइम मिलता है, 10 दिन के अंदर में अपने आप को बता देना होता है कि क्या करोगे, बिल को पास होने दोगे कि नहीं होने दोगे। अब देखो भाई, पॉकेट वीटो का प्रयोग कहाँ कब कब भारत में किया गया है, तो सबसे पहले 1986 में राष्ट्रपति जेलसी थे जो डाकघर संशोधन विधेयक में ये पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किए थे। राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित विधेयक ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके लिए व्यापक आलोचना हुई थी। आगे 3 साल बाद 1989 में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस भेज दिया, लेकिन नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने विधेयक को छोड़ने का फैसला किया। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति के पास संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में कोई वीटो नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो पॉकेट वीटो है वो लागू नहीं होता जब वो बिल संवैधानिक संशोधन का हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हो। 1971 में जो कि 24 अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपना सहमति देना अनिवार्य बना दिया। 1971 में इसको बोल दिया गया 24वां संशोधन में कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संवैधानिक संशोधन है, उसमें प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना जरूरी हो गया है। आगे कुछ चीजें टॉपिक और रह गया है तो अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।